नमस्कार। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और मैं कोशिश करूंगी कि आप तक ऐसी छोटी-छोटी वीडियोस ला सकूं जिनमें एटलीस्ट कोई नई स्कीम आ रही है, योजनाएं आ रही हैं या फिर बात करें तो नए चेंजेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर, किसी और नई पॉलिसी को लेकर, तो उस पर बातचीत की जाए। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी और चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि मैं किसी पर कोई तंज नहीं कसना चाहती, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो किसी भी स्कीम से या किसी भी योजना से, किसी भी पॉलिसी से जो मैं समझती हूँ, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। चलिए आज के विस्तारपूर्वक टॉपिक को लेकर बात करें तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बात होने जा रही है अग्निपथ योजना पर। क्योंकि अग्निपथ योजना पर सवाल भी हैं और बवाल भी है। आखिर क्यों? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भर्तियां आएंगी और वे लोग सेना में जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया। ये जो 30 से 40 लाख लोग अब फेस कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि अग्निपथ योजना जो है वो अप्लाई कर दी जाती है, तो कुछ सालों में बहुत कम मैन पावर के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आर्मी जो है वो तैयार हो जाएगी। देश में जहां ऑलरेडी जॉब्स को लेकर युवाओं में मारामारी है, युवाएं परेशान हैं, इस पॉलिसी को लेकर भी बहुत से लोगों द्वारा फॉर्म्स जो हैं वो स्टिल भर दिए जाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये जॉब देना हुआ या फिर आपकी मजबूरी का फायदा उठाना। आपसे ये सवाल भी मैं जरूर करूंगी कि क्या आप भेज देंगे अपने बच्चे को 20 से 21 लाख रुपए के लिए शहीद होने के लिए? क्योंकि देखा जाए तो जब भी आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र होता है या फिर जब भी बातचीत आती है कि आप लोगों को आर्मी में जाना है, तो सवाल वही रहेगा कि आप भेज देंगे अपने बच्चे को 20 या 21 लाख के लिए गोली खाने के लिए? जब ये 4 साल बाद कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे तो सवाल तब भी सेम रहेगा कि उस 25% की कैटेगरी में आप लोग फॉल क्यों नहीं किए और क्यों निकाल दिए गए। अब क्यों नहीं बन पा रहे हैं आप 25% वाला हिस्सा, इस पर भी बात करें। आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के तकरीबन दो तरीके होते हैं। पहला तो परमानेंट कमीशन और दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन में डिसाइडेड टाइम होता है, डिसाइडेड एज पीरियड होता है, और जब तक वो है आप उस विंग में काम कर सकते हैं, और हर विंग के लिए अलग अलग एज है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन और मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पेंशन होगी, ग्रेचुटी होगी, हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप एक एक्स सर्विसमैन कहलाए जाते हैं। वहीं अगर एसएससी का यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का जिक्र करें तो इसका टेन्योर 10 साल का है, तो कुछ केसेस में 14 साल तक जो है, ये केसेस जो है 14 साल तक भी देखने को मिले, यानी कि 10 से 14 साल तक की भी आपकी सर्विस देखने को मिलती है, और उसके बाद आप रिटायर होते हैं, लेकिन आपको पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब आपको बेनिफिट्स इसमें नहीं मिलते हैं। ये तो बात थी परमानेंट कमीशन की और शॉर्ट सर्विस कमीशन की, और इसको हमने बेनिफिट्स और आपके रिटायरमेंट के साथ थोड़ा सा जोड़ लिया। लेकिन अब बात आती है सेना में जाने के लिए जवान और सिपाही की भर्ती के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी जो है, आप एक बात तो समझ लीजिए, ये जवानों के लिए है, सिपाहियों के लिए है, और अब ये जो अग्निपथ योजना है इन्हीं से जुड़ गई है। अब सवाल यह है कि अग्निपथ स्कीम क्या है। अभी भी अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। मैं भी छोटा सा प्रयास करूंगी आपके समक्ष इस स्कीम के बारे में जो मुझे समझ में आया है वो आपके समक्ष रखने का। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स की भर्ती होती है, और जैसे वो पहले होती थी अब भी वो वैसी ही होगी। ऑफिसर्स के लिए ये अग्निपथ योजना नहीं है, ये अग्निपथ योजना है सिपाही और जवान लेवल की भर्ती के लिए। अब सवाल है कि ये अग्निपथ योजना जो सिपाहियों की भर्ती के लिए शुरू की गई है, क्यों की गई है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपको सैनिक लेवल पर सेना में भर्ती होना है, चाहे वो जल सेना, वायुसेना, थल सेना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ योजना से जुड़कर ही उसमें दाखिला जो है वो मिल सकता है। अब अग्निपथ क्या है? देखिए, अगर आपकी उम्र जो है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच में फॉल करती है तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा, और जैसे कि फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, रिटन एग्जामिनेशन, जैसे पहले रेगुलर भर्ती हुआ करती थी, प्रोसेस इसका भी वैसा ही है। ये सब पहले जैसा होगा, अवार्ड्स ये सब पहले मिलते थे अब भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन एक और यहाँ पे कड़ी जुड़ती हुई नजर आई कि फीमेल्स के लिए क्या ये एंट्री है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी तो फीमेल्स के लिए एंट्री नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद इस पर विचार विमर्श करके फीमेल्स को भी इसमें एंटर करवाया जाए। एक बात और मैं फिर से कहूंगी कि अग्निपथ स्कीम का ऑफिसर रैंक से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ समय में 46,000 जवानों को भर्ती किया जाएगा और उनकी अच्छी खासी सैलरी भी होगी। शुरुआती
अगर बात करूं शुरू के 4 सालों में आपको जो पहले पैसे मिलते थे, यानी कि रेगुलर एक जवान होने के नाते आपको जो पैसे मिलते थे वो तकरीबन 21,700 रुपये मिलते थे। लेकिन अब ये जो नई स्कीम आई है, यानी कि अग्निपथ योजना आई है, इस स्कीम के तहत आपको कैटेगोरिकली हर साल आपकी जो सैलरी है उसमें इजाफा किया जाएगा। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब आपकी इन हैंड सैलरी जो है इसमें भी थोड़ी कम रखी जाएगी, क्योंकि इसका 30% जो हिस्सा है, यानी कि 30% जो हिस्सा है वो जाएगा अग्निवीर फंड में, और सरकार भी उसमें उतने ही पैसे डालेगी जैसे पीएफ में होता है। और उसके बाद आपको ये पूरी निवेश राशि जो होगी ये आपको दे दी जाएगी जब आप 4 साल के बाद अपना टेन्योर खत्म करके आएंगे, यानी कि लास्ट में आपको 11,71,000 रुपये, 11,71,000 रुपीज आपको मिलेंगे जब आप फौज से रिटायर होकर आते हैं और आपके पास ये पैसा होगा। अब इस रिटायरमेंट फंड से कुछ बेनिफिट्स और भी हैं, यानी कि आप 18 लाख तक का लोन जो है वो भी ले सकते हैं, और 48 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो भी आपको रिकवर करने के लिए दिया गया है जब तक आप सर्विस में हैं, यानी कि जब तक आप अग्निवीर बनकर सर्विस दे रहे हैं। देखो, अब इसमें आपका टेन्योर 4 साल का होगा और बाकी 25% जो अग्निवीर हैं उनको ही आर्मी में लिया जाएगा, और बाकी बचे हुए 75% जो हैं उन्हें घर वापसी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको फर्दर डिग्रीज प्रोवाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए भी एक प्रावधान इसमें रखा गया, यानी कि इग्नू के साथ एक एमओयू साइन किया जाएगा। ऐसा कहा भी जा रहा है कि एक एमओयू के साइन होने के बाद आप अपनी फर्दर डिग्रीज, अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी कोर्सेज आपको करने हैं, ग्रेजुएशन करनी है, कोई भी कोर्सेज करने हैं तो आप कर सकते हैं इन 4 सालों की ड्यूरेशन में। देखो, पॉलिसी का फ़ायदा तो काफ़ी अच्छा है, पहले से लोन भी मिलेगा, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, बाकी सब भी अच्छा है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि 2 साल से वेट कर रहे जो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यहाँ पर मसला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। लेकिन उनके लिए भी एक राहत वाली खबर है कि फर्स्ट बैच में 23 साल तक की उम्र जो है वो डिसाइड कर दी गई है। आने वाले बाकी समय के लिए 17.5 से 21 तक का ही टेन्योर रहेगा, लेकिन अभी की अगर जिक्र करें, एज लिमिट की बात करें, तो वो उसे 23 साल के लिए बढ़ा दिया है फॉर द वेरी फर्स्ट बैच। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो फिर बवाल क्यों है? देखिए, ये तो सिर्फ 23 साल तक के लिए फर्स्ट बैच को एक प्रेफरेंस दी गई थी। इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि बाकी जो भी लोग या जो भी बच्चे फर्दर के लिए इसमें एंट्री चाहेंगे, उन्हें उनकी उम्र 17.5 से 21 के बीच में फॉल जो है वो करनी चाहिए। और अपना 4 साल पूरा होने के बाद जब आप लोग घर वापसी करेंगे तो आप एक बार सोसाइटी में जब जाएंगे तो आप पहले से भी ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, आपके लिए और भी जॉब प्रेफरेंस होंगी। और ऐसा अभी बताया भी जा रहा है कि आपको पुलिस, सीएपीएफ और 10% तक का रिजर्वेशन जो है वो भी देने का एक प्रावधान जो है अभी के लिए जो है वो तय किया गया है। फिर सवाल वही है, सब कुछ अच्छा है, फिर से बवाल हो रहा है। जब इतना ही सब कुछ अच्छा है, यानी कि सब कुछ सुनने में अच्छा नजर आ रहा है, तो फिर इस अग्निपथ योजना को लेकर बवाल क्यों है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहली तो मेडिकल फैसिलिटी जो एक जवान को, यानी कि एक रेगुलर जवान को पहले और उसके परिवार को दी जाती थी, अब 4 साल की ड्यूरेशन के बाद ये आपको जो है वो नहीं मिलेगी। ना आपकी फैमिली को मिलेगी, ना पेंशन रहेगी, ना ग्रेचुटी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी वजह से अग्निवीर जो है वो शहीद होता है, तो जैसे पहले रेगुलर एक जवान शहीद होता था तो बहुत से बेनिफिट जो थे उसकी फैमिली को दिए जाते थे, बच्चे को दिए जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि 4 साल के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो रन किया जा रहा है, ना कि सेना में भर्ती की जा रही है। आपको ये भी बताऊं एक उदाहरण के रूप में, चलिए मान लेते हैं जब भी एक गांव में एक लड़का फौज में भर्ती होता है तो उसकी शादी जो है वो फिक्स कर दी जाती है। और अब की सिचुएशन ऐसी है कि जब तक वो 25% वाली श्रेणी में फॉल नहीं करेगा, तब तक लड़की का बाप भी सोचेगा कि अगर तुम उसमें शिफ्ट हो जाते हो या फिर तुम्हारा उसमें प्रावधान फिक्स हो जाता है, तभी मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में जो है वो जरूर दूंगा। अगर एसएससी की बात आप कर रहे हैं तो अगर आप इसको अग्निपथ स्कीम के साथ जोड़ें तो वो जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो एसएससी का भी टेन्योर जो है वो 10 से 14 साल के लिए है। लेकिन अभी भी बहुत से केसेस जो हैं एसएससी को लेकर जो कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन पॉलिसी मेकर्स की अगर यहाँ पर दाद देनी होगी, उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस पॉलिसी को तैयार किया है, क्योंकि वे लोग जानते थे कि ऐसे सवाल ज़रूर आएंगे और मीडिया से ऐसे सवालों से बहुत बार बचा भी गया है। क्योंकि जब भी मीडिया द्वारा उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई, यानी कि रेगुलर जवान के बेनिफिट से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चन से जो है इन पॉलिसी मेकर्स द्वारा बचा गया।
देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि भले ही 4 साल की ड्यूरेशन हो, भले ही 2 साल की ड्यूरेशन हो, जिन लोगों के दिल में आर्मी में जाने का, देश की सेवा करने का जोश है, जुनून है, वे लोग तो भी जाएंगे। ड्यूरेशन चाहे 4 साल की हो या फिर 2 साल की, वो तो भी फॉर्म भरेंगे और अब भी उतने ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। बात सिर्फ इतनी सी समझने की ज़रूरत है कि जो लोग ये ट्रेन, बस और कार को जलाकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, ये लोग क्या सही कर रहे हैं कि नहीं, इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगी। क्योंकि मैं मानती हूँ गुस्सा जो है वो हर एक किसी को किसी ना किसी बात पर आता है, किसी ना किसी पॉलिसी पर आता है, लेकिन गुस्सा व्यक्त करने का तरीका जो है वो ये वाला कहाँ तक सही है। जब आप सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। एक वीडियो जो था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, एक व्यक्ति की कार जो है वो जला दी गई थी और उस व्यक्ति ने किस हिसाब से कहा कि हमने पूरी एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है और उसके बाद जाके ही अपनी मेहनत से कोई वस्तु जो है वो खरीद पाता है, और मेरी कार को इन बच्चों द्वारा जो जला दिया गया, इन लोगों द्वारा जो जला दिया गया, ये कहाँ तक सही है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इस स्कीम को समझने की जो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस स्कीम को समझें। मैं ये नहीं कहती कि स्कीम पूरी तरह से सही है, लेकिन हाँ, मैं इतना भी ज़रूर कहूँगी कि स्कीम जो है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है। फैसला आप लोगों पर है और पॉलिसी मेकर्स ने इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं। अगर उन पर भी विचार विमर्श किया जाता, कुछ रक्षा विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके अगर इसमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करवाई जाती, तो शायद ये इतनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब्ड तरीके से लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसमें क्या सुधार हो सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए तो अग्निपथ योजना जैसा बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं, और आप किन टॉपिक पर मुझसे जो है बातचीत करना चाहते हैं या फिर किन टॉपिक्स को लेकर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अभी के लिए मुझे आप लोग इजाज़त दे दीजिए और अगले बार फिर से मुलाकात करूंगी किसी और नए टॉपिक के साथ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर दिस एंड कमेंट करना मत भूलें। आप जो समझते हैं अग्निवीर योजना से, इस स्कीम से आपके दिमाग में जो भी ओपिनियन सेट होता है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर देयर एट द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।